हाँ तो चेक, तो क्वेश्चन लिख लिया था क्या सबने कि दोबारा लिख दूं? सर दोबारा लिख दीजिए। देखो क्वेश्चन में दोबारा लिख रहा हूँ ना, इसको नोट कर लेना। एक सेकंड। हाँ तो क्वेश्चन था हाउ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन कैन बी burnt completely by oxygen gas produced from complete decomposition of 49 gram KClO3। ये था क्वेश्चन, इसको ट्राई करें सभी लोग। तो इसको ट्राई करें सभी लोग। इसका हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन इथाइलिन का मतलब होता है, इथाइलिन का मतलब आई होप मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है ना। इथाइलिन का मतलब होता है C2H4। तो उसमें पहले तो रिएक्शंस हमको लिखना पड़ेगा, है ना, दोनों रिएक्शंस हमको लिखना पड़ेगा। तो क्या सभी लोग दोनों रिएक्शंस लिख पा रहे हैं सही से? तो पहली रिएक्शन क्या होगी और दूसरी रिएक्शन क्या होगी, क्या कोई बता सकता है? सर बैलेंस करके बताना ही ऐसी। ऐसे ही बता दो अभी तो पहले। सर जब KClO3 को वो करेंगे मतलब हम्म, डिकम्पोज करेंगे तो फिर KCl और O2 बनेगा शायद। शाबाश। और दूसरी रिएक्शन? दूसरी रिएक्शन सर C2H4 प्लस O2। हम्म, प्रोडक्ट नहीं पता सर। प्रोडक्ट नहीं पता? प्रोडक्ट पता होना चाहिए भाई इस रिएक्शन का। कोई और बताना चाहेगा? हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं कंबशन से तो क्या बनता है उससे? किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन से क्या जनरेट होता है? CO2। CO2 एंड H2O दोनों, हाँ सर। है ना। तो देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन कैन बी बर्न्ड कंप्लीटली बाय ऑक्सीजन गैस। तो इथाइलिन को हमको कंप्लीटली बर्न करना है बाय ऑक्सीजन गैस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इथाइलिन को आपको कंप्लीटली बर्न करना है बाय ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस कहाँ से आ रही है वो उसमें आगे लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। बाय ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। तो KClO3 जब डिकम्पोज होगा, है ना, KClO3 जब डिकम्पोज होगा तो उससे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, है ना। तो KClO3 कैसे डिकम्पोज होगा? KCl प्लस O2। ठीक है, तो इससे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई।
और इस ऑक्सीजन गैस का हम यूज करेंगे सेकेंड रिएक्शन को चलाने के लिए। तो सेकेंड रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या जनरेट होंगे? तो ध्यान दो, ये एक हाइड्रोकार्बन है और हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि जो भी हाइड्रोकार्बन होता है, जब उसका हम कंबस्शन करते हैं, कंबस्शन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो जब हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है? CO2 एंड H2O। ठीक है, तो ये जो दोनों है ये रिएक्शंस इन सक्सेशन है। सक्सेशन कैसे? यहां पर जो ऑक्सीजन जनरेट होगा वो सेकेंड ऑक्सीजन में यूज हो रहा है सेकेंड रिएक्शन को चलाने के लिए। ठीक है, तो पहले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट हो गया। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रिएक्शंस इन सक्सेशन। तो इसको सेकेंड रिएक्शन को मैं नीचे लिख देता हूँ ना, थोड़ा स्पेस देके दोबारा, ताकि हमें कैलकुलेशन के लिए स्पेस मिल जाए। तो ये हो जाएगा अपना, एक सेकेंड, CH4 प्लस, सॉरी CH4 नहीं, C2H4 है, इथाइलिन। ये इथाइलिन हम याद कर लेंगे है ना, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये इथाइलिन कई बार आएगा, तो हमको ये याद हो जाएगा कि C2H4 को इथाइलिन बोलते हैं। तो C2H4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, है ना। तो बस अब सीधी सी बात यह है कि रिएक्शन सक्सेशन में क्या होता है कि जो एक रिएक्शन से जो अमाउंट जनरेट हुआ वही अमाउंट हम दूसरी रिएक्शन में यूज कर लेते हैं, है ना। यहां पर हमने पिछले पेज में यही देखा था। ठीक है, तो अब देखो, तो जो क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन में देखो अननोन क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन। तो इथाइलिन का वेट पूछा गया है ना, इथाइलिन का वेट पूछा गया है, तो इसको तो हाईलाइट करके लिख देते हैं। और दिया क्या क्या हुआ है, तो हमें दिया हुआ है कैन बी बर्न कंप्लीटली बाय ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस फ्रॉम कंप्लीट 49 ग्राम KClO3। तो KClO3 का वेट दिया हुआ है 49 ग्राम। ठीक है, अब देखो हमको इसका वेट निकालना है ना। तो अब इसके वेट के लिए मोल्स तो इसके दिए नहीं है, तो अब ध्यान देना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसका वेट निकालने के लिए हमें इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और इसका मोल्स हम किससे निकालेंगे? ऑक्सीजन के मोल से। और ऑक्सीजन के मोल्स कहाँ से आएंगे? ये ऊपर वाली रिएक्शन में, है ना। कनेक्शन देखो, कनेक्शन कैसे कैसे बन रहा है कि ये एक रिएक्शन है तो स्टोइशियोमेट्री इसमें लगाएंगे, इसके मोल्स से निकल जाएंगे, वेट दिया हुआ है, इसके मोल्स से इसके मोल्स आएंगे, ये मोल्स यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, है ना। इसके मोल्स पता चल गए तो इसके मोल्स पता चल जाएंगे, जिससे कि इसका वेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो चलो अपन को क्वेश्चन का पाथ समझ में आ गया कि करना कैसे है। अब हम इसको करना चालू करते हैं। तो ध्यान देना, क्वेश्चन को उल्टा चालू कर रहे हैं हम। मोल्स ऑफ इथाइलिन शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। मोल्स ऑफ इथाइलिन, सॉरी मोल्स नहीं, फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन, है ना। स्टोइशियोमेट्री जब भी फॉलो होती है तो फ्रैक्शन लगाना पड़ता है हमें। तो जब भी कोई कंप्लीट रिएक्शन होती है तो सबके फ्रैक्शंस बराबर होते हैं, है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन मतलब मोल्स ऑफ इथाइलिन डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन मस्ट बी इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये हम बात कर रहे हैं सेकेंड रिएक्शन की। ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन में ये सिचुएशन होगी। अब इथाइलिन के मोल्स को वेट के टर्म्स में लिख दो, तो मास बाय मोलर मास, तो इसको हम लिख देंगे, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। इसके मोल्स हो जाएंगे मास बाय मोलर मास ऑफ इथाइलिन, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो अभी हम लिखेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पर ये इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो देखो अब इसमें हमें, ये तो अननोन है हमारे लिए, वेट ऑफ इथाइलिन, मोलर मास निकल जाएगा। ठीक है, और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम निकाल सकते हैं क्या? तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकेंड रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करो, 2 कार्बन
एक कार्बन, ये हो गया बैलेंस हो गई, कार्बन बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन, राइट साइड में 2 हाइड्रोजन, ये हो गया 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 और 2 6, तो लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन, राइट साइड में 6 ऑक्सीजन, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो सारे एटम्स बैलेंस हो गए, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता चल गए, इनको फॉर्मूले में यूज कर लो। इथाइलिन का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ऑक्सीजन का 3 है ना। तो अब इसको हम चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। इथाइलिन का और ऑक्सीजन का जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 1 1 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखो मोलर मास पता है, वेट हमारे लिए अननोन है ना, तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन में हम किसी तरह से अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब ये जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है ये हम कहां से निकालेंगे, ये हम निकालेंगे फर्स्ट रिएक्शन से, है ना। तो अब आ जाओ फर्स्ट रिएक्शन में। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन किसकी, फर्स्ट रिएक्शन हम किस लिए कंसीडर कर रहे हैं, फॉर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये टर्म निकालने के लिए हम फर्स्ट रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देखो, फर्स्ट रिएक्शन पे आ गए हम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालना है, KClO3 की क्वांटिटी पता है। ठीक है, तो जब भी एक स्पीशी की क्वांटिटी पता हो तो दूसरी की क्वांटिटी निकाली जा सकती है स्टोइशियोमेट्री की हेल्प से, तो बस निकालते हैं। तो वही फ्रैक्शन ऑफ KClO3 शुड बी इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो फ्रैक्शन ऑफ KClO3 मतलब मोल्स ऑफ KClO3 बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। अब मोल्स ऑफ KClO3 हमें निकाल लेंगे हम, मास बाय मोलर मास, है ना। तो मास तो हो जाएगा 49 ग्राम KClO3 का, और मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ KClO3 ये हम निकालेंगे अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये तो हमें निकालना है ना। यही हमारे लिए अननोन है, यही हमारे लिए अननोन है। जैसे ये वैल्यू आएगी इसको हम उठा के यहाँ पे पटक देंगे। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो हमें निकालना है, और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, तो उसके लिए हमें उस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए हम इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। तो अब बैलेंसिंग पे ध्यान दो, एक पोटेशियम पोटेशियम बैलेंस्ड है, एक क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस्ड है, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो इसको यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बना दो। तो 3 बनाने के लिए इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, है ना। तो बस अब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें पता चल गए हैं। KClO3 का कितना है, KClO3 का कोएफिशिएंट 1, ऑक्सीजन का 3/2, वैल्यूज डाल दो यहाँ पे। तो इनको हम रब कर देते हैं। अब KClO3 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और ऑक्सीजन का कितना 3/2। ठीक है, KClO3 का मोलर मास निकालो। तो KClO3 का मोलर मास कितना हो जाएगा, KClO3 का मोलर मास हो जाएगा, सॉल्व होके ये वैल्यू आती है 122.5 ग्राम, है ना। ये मैंने डायरेक्ट लिख दी, तुम लोग चाहो तो सॉल्व करके देख लेना। तो बस अब यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 122.5 ग्राम। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं इक्वेशन को। तो जो हमारा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है ना, ये वाला टर्म जो है, दिस विल बी इक्वल टू 3/2, है ना। ये 3/2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 इंटू 49/122.5 ग्राम। ठीक है, ये जो 122.5 ग्राम वैल्यू है ये हमने यहाँ पे डाल दी। तो ये हमारे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए, है ना। इस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को उठा के कहाँ पे रखना था, यहाँ पे, तो रख दो। वेट हमें निकालना है, तो अब फिर से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, W डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथाइलिन। तो इथाइलिन का मोलर मास निकालो, C2H4, वो आएगा सॉल्व होके 28 ग्राम। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय
3 है ना, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय 3, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की जगह ये वैल्यू रख दो 3/2 इंटू 49/122.5। ठीक है, तो बस इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, इससे हमारा W आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा आंसर होगा, है ना। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, W। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया क्या? किसी को भी कॉन्सेप्ट यस में सर। कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ये इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं जो रिएक्शंस इन सक्सेशन होता है। बहुत आसान है, बस सिंपल सी चीज ये है, इसमें इसमें भी स्टोइशियोमेट्री लगानी होती है। बस सिंपल सी चीज ये है कि अभी तक जो स्टोइशियोमेट्री हम एक रिएक्शन में लगा रहे थे, अब हम वो एक से ज्यादा रिएक्शन में एक साथ लगाएंगे, बस इतना सा फर्क है। सर रिएक्शन सक्सेशन पीओएसी के साथ भी हो सकते हैं ना? हाँ, पीओईसी के साथ हो सकती है बिल्कुल, ओके सर। है ना। मतलब जैसे मान लो ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि भाई ये तो चलो रिएक्शन सिंपल है, अपन को केसीएल पता है। कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है, हमको पता ही नहीं होता कि केसीएल भी प्रोड्यूस हो रहा है ना। बस हमको इतना पता होता कि KClO3 से O2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, तो हम बैलेंस तो कर नहीं पाते रिएक्शन को। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि जब भी किसी रिएक्शन में आपको क्वांटिटी निकालना हो और आप रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो क्वेश्चन पीओएसी से ही होगा, एक ही तरीका बचता है फिर। तो अगर यहाँ पे केसीएल नहीं पता होता हमें, या नहीं दिया होता हमें KClO3 से सिर्फ O2 ही पता होता, तो हम पीओएसी लगा के इसकी हेल्प से ये निकालते ऑक्सीजन का अमाउंट, और उस ऑक्सीजन के अमाउंट को हम सेकेंड रिएक्शन में यूज कर लेते। बात समझ में आई सबको? यस सर। तो अगर हमको पीओएसी लगाना होता तो उसके लिए हमें ये क्वेश्चन में दिया होता कि जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं इस रिएक्शन में वो क्या है, कंजर्व्ड। क्योंकि केसीएल तो पोटेशियम और क्लोरीन तो कंजर्व्ड होगी नहीं, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है ना। कंजर्व्ड क्या होगा, ऑक्सीजन के एटम्स। तो पीओएसी हम ऑक्सीजन पे लगाते, उससे इक्वेशन बनती, उस इक्वेशन से हम ये O2 गैस का अमाउंट निकालते और उसको हम सेकेंड रिएक्शन में यूज कर लेते। तो समझ में आ गया कि अगर ये क्वेश्चन पीओएसी से रिलेट करना होता तो क्या चेंजेस होते क्वेश्चन में, और कॉन्सिक्वेंटली हमारे सॉल्यूशन में क्या चेंजेस होते। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। सॉल्यूशन नोट कर लिया? यस सर। तो अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को ओरली भी करके बताता हूँ, है ना, ध्यान से देखना एकदम। क्वेश्चन को ओरली भी किया जा सकता है। इसका वेट हमें निकालना है, रिएक्शन बैलेंस करी। अब रिएक्शन बैलेंस भी हम खैर ओरली करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिख लिए सारे, है ना। अब देखो, हमको क्या दिया हुआ है, 49 ग्राम KClO3। ठीक है, तो 49 ग्राम, अब इसमें हमने इसके मोल्स कैलकुलेट किए KClO3 के। अब जितने भी मोल्स आए, है ना, अब क्योंकि इसका जो मोलर मास है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है 122.5, तो हो सकता है इसमें हमें पेन चलाना पड़े। तो इसके मोल्स जो भी कैलकुलेट किए, इसके एक से इसके 3/2 मोल्स बन रहे हैं, मतलब 1.5 मोल बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोल्स आएंगे उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके मोल्स आ गए, है ना। वही मोल्स यहाँ पे कॉपी हो गए, और उन्हीं मोल्स को 1/3 से डिवाइड कर दिया, मतलब उन्हीं यहाँ पे जो मोल्स आए उसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो इसके मोल्स आ गए। ठीक है, इसके मोल्स आ गए। अब मोल्स होता है मास बाय मोलर मास, तो इसका मोलर मास है 28, तो एक मोल का मास होता है 28, तो जितने भी मोल्स आए उसको 28 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, नंबर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इसमें ओरल कैलकुलेशन उतना एग्जैक्ट हो नहीं पाएगा, है ना। यहाँ पे हमको कैलकुलेशन के लिए पेन चलाना पड़ेगा थोड़ा। समझ में आया क्या सबको, दोनों तरीके से? यस सर। तो चलो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक सेकेंड रुकना। तो और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज हम।
तो आज हमारा थ्योरी वाला पोर्शन, मोल कंसेप्ट का जो पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, मोल 1। फिर हम सेकेंड पार्ट में मूव ऑन करेंगे। और मैं क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अभी ये जो क्वेश्चन है थोड़े टफ टफ क्वेश्चन आएंगे, है ना? तो आराम से करना, बिना डरे, क्वेश्चन को एकदम फील करते हुए, समझते हुए। मोल मोल कॉन्सेप्ट जो पूरा चैप्टर है वो केवल फील कर करके, समझ समझ के लॉजिकली किया जा सकता है। इसमें ऐसे ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं है जो हमें रटना पड़ता है। when 4 gram when 4 gram of a mixture of NaHCO3 and NaCl is heated strongly, 0.66 gram CO2 gas is evolved, full stop. Determine the percentage composition of the original mixture। ये है सवाल, ठीक है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है हमको ओरिजिनल मिक्सचर का। तो परसेंटेज किसके हिसाब से निकालना है? बाय नंबर परसेंटेज है ये, या बाय मास है, बाय वॉल्यूम है? किस किस बेसिस पे कंपोजिशन बताना है? क्या ये कोई बता सकता है सोच के? सर मास। शाबाश, मास है ना? कैसे पता चला? दिया तो है नहीं क्वेश्चन में। सर लेकिन 0.66 ग्राम CO2 दिया हुआ है, उसके हिसाब से बताया मैंने। हाँ, वैसे भी बता सकते हो, या ये पॉइंट मैंने कॉपी में भी लिखवाया था कि जब भी परसेंटेज कंपोजिशन का बेसिस नहीं बताया कि किस बेसिस पे आपको निकालना है, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? बाय मास। ठीक है? यस सर। ये मैंने कॉपी में लिखवाया है, कहीं पे मिल जाएगा तुम्हें, पीछे देखोगे पन्ने पलट के तो। नोट्स में जितनी भी बातें लिखी रहती है ना, वो एक एक बात याद होनी चाहिए अपन को, है ना? ऐसे मान के चलना कि एकदम अपन को रटी होनी चाहिए, तब जाके तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी कैलकुलेशन में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, और टेस्ट में क्वेश्चन सही करने में। हमें नोट्स को इतनी बार रिवाइज कर देना है कि वो चीज हमें हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाए एज इट इज। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अगर क्वेश्चन समझने में कोई समस्या हो तो बताना। तो देखो, मैं इसमें थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ है ना? और सारी अभी जानकारी तुम लोगों को है नहीं। तो एक एक मिक्सचर है जिसमें NaHCO3 और NaCl मिक्स किया गया है ना, इसको ऐसे समझ लो। थोड़ा हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक पाउडर टाइप का सब्सटेंस होता है, सोडियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है, पाउडर सब्सटेंस होता है। तो ये जैसे ये NaHCO3 के क्रिस्टल्स हैं बहुत सारे, है ना, पाउडरस फॉर्म में। और इसी में ये अपन ने क्या बोलते हैं इसको, NaCl, ये NaCl की क्रिस्टल्स है ना। इस तरह से पाउडरस मिक्सचर है एक वेसल में। और नीचे से हम क्या कर रहे हैं? हम नीचे से कर रहे हैं इसको गर्म, ठीक है? तो जब नीचे से इसको हीट करेंगे इस वेसल को, तो अब हीट करने से NaHCO3 ब्रेक होता है ना? NaHCO3 की रिएक्शन हमने पहले भी किसी क्वेश्चन में देखी है, डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसको हीट करते हैं तो इससे क्या बनता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, है ना? ये जो रिएक्शन है ये एस ब्लॉक में भी आएगी। जब हमको ये एस ब्लॉक हम पढ़ेंगे तो उस टाइम हमको ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, है ना? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो ये हमें जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगी। तो जब आप इसको हीट करोगे सॉल्ट को,
तो जो NaHCO3 वाला पोर्शन है ना, वो तो हीट होके टूटते जाएगा और ये 3 सब्सटेंसेस जनरेट करता जाएगा। लेकिन जो NaCl है, NaCl पे हीट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। NaCl वाला जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो बस क्वेश्चन ये सर कह रहा ऐसा है, क्यों? NaCl नहीं हीट हीट करने से ब्रेक नहीं होता, प्रॉपर्टी है उसकी। मतलब ये सब अपन S ब्लॉक में पढ़ेंगे, P ब्लॉक में पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारी चीज एनर्जीज होती हैं इसमें, आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, ठीक है। तो हर जो सारे सॉल्ट है वो जरूरी नहीं है कि कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाए हीट करने पे। खैर कैटायन और एनायन में तो सॉल्यूशन में डालने पे होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन जो होता है वो सारे सॉल्ट्स का नहीं होता। ये थर्मल डिकम्पोजिशन जो है ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम जिस चैप्टर में जो रिक्वायर्ड है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये मान लो कि आपको ये पता है कि NaCl तो ब्रेक नहीं होगा, NaHCO3 ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो उसमें बता दिया है उन्होंने कि CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 0.66 ग्राम। बस। तो ये जो मिक्सचर था इसका वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछ रहा है। अब करो ये क्वेश्चन, है ना। अब मैंने समझाने वाला पार्ट तुम्हें समझा दिया है। तुम भले ही लगे तो पूरी कैलकुलेशन मत करना, फ्रैक्शन में ही आंसर बता देना। सभी लोग इसको ट्राई करें। हाँ चंद्रमन सर कुछ कह रहे हो क्या? 0.66। हाँ सर, हाँ बोलो। 0.66 इंटू 100/4 शायद क्या है ये, क्या बता रहे हो? आंसर बता रहा सर। आंसर मतलब किस चीज का, परसेंटेज कॉम्पोजिशन? शायद आंसर। यस सर। नहीं नहीं, तो इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब समझो ना। दो कंपोनेंट है ना, NaHCO3 और NaCl, तुम किसका परसेंटेज बता रहे हो ये? गलत है सर। अच्छा ठीक है, सभी लोग इसको ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, है ना। हाँ भाई, हुआ क्या? किसी से हुआ या किसी को कुछ पूछना है? सर 1 मिनट और बस। हम्म।
ये क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी नहीं है, ये व्हेन 4 ग्राम है ये ना, व्हेन 4, ये 4 जो है वो क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है व्हेन 4 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड NaCl। इस पे सभी लोग ध्यान देना एक बार। टोटल मास दिया है 4 ग्राम। सर NaSCO3 का सर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, बहुत थोड़ा हाँ सा। हाँ बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में बता दो। यस सर, सर एक मिनट बस। सर NaSCO3 का मोलार मास कितना होता Na है? NaHCO3। मोलर मास निकालो ना। एक मिनट सर, निकाल रहा हूँ। सर मेरा कुछ ऐसा आ रहा है, बताता हूँ मैं। बताओ। 84 इंटू 0.66 बाय 44 बाय 4 इंटू 100%। 84 इंटू 0.66 बाय 44 4 अपॉन 4। अपॉन मतलब उसके यहाँ पे, नहीं, उसके भी नीचे सर। यहाँ पे ये यस सर, अपॉन बाय 4। 4। हाँ, और सर इंटू 100% यहाँ पे। इंटू 100 ये। यस सर। ये तुम्हारा फ्रैक्शन जो आ रहा है। हाँ सर, यही आ रहा है मेरा तो। 84 बाय 44, ये तो सही है, ये सही है, ये सही है। ये तुम किसका बता रहे हो? क्या सर? ये किसका परसेंटेज है? NaSCO3। NaHCO3 का है ये। यस सर। एक मिनट रुको, इसको फिर 4 से डिवाइड किया, ये 4 तो सही है, थोड़ा सा गलत है ये, एक फैक्टर कम आ रहा है इसमें, यहाँ 2 भी आएगा मल्टीप्लाई में, जो तुमने लिखा नहीं है, बाकी तो सब सही है। सर 2 कैसे आएगा ये? अब करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, मैं तो अभी आंसर देख के बता रहा था। यस सर। ठीक है, और किसी का नहीं आया? चलो देखते हैं, सभी लोग ध्यान से देखना। तो NaHCO3 के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमने रेड से रिप्रेजेंट किए थे, रेड क्रॉस से, और NaCl के जो क्रिस्टल है उसको हमने येलो स्टार से, गोल्डन स्टार से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है टोटल, ये पूरा मिला के कितना वेट बना रहा है? क्वेश्चन में दिया है 4 ग्राम ऑफ मिक्सचर, है ना, तो इसका वेट दिया है हमको 4 ग्राम मिक्सचर का टोटल, है ना। अब उसमें उसमें दो कंपोनेंट है, NaHCO3 और NaCl। तो हमको परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है ओरिजिनल मिक्सचर का, क्वेश्चन को उल्टा करना चालू करो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। इसका मतलब ये है कि अगर मिक्सचर में अगर जो NaHCO3 है, NaHCO3 का वेट अगर हम मान लें x ग्राम, है ना, तो NaCl का वेट कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स ग्राम, क्योंकि यस टोटल सर। वेट दोनों का मिला के 4 है। तो NaHCO3 का अगर x ग्राम है तो NaCl का 4 माइनस एक्स ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, तो इसका मतलब हमें दोनों का परसेंटेज बताना है ना। तो परसेंटेज को हम ऐसे लिख देते हैं, जो हमको फाइंड आउट करना है, परसेंटेज परसेंटेज ऑफ NaHCO3, ये कितना हो जाएगा?
मास के हिसाब से अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ NaHCO3 आएगा वेट ऑफ NaHCO3 बाय वेट ऑफ टोटल मिक्सचर, है ना। वेट ऑफ टोटल मत लिखो, मिक्सचर ही लिख लो, वेट ऑफ मिक्सचर इंटू 100, है ना। इससे जो आंसर आएगा ये NaHCO3 का परसेंट हो जाएगा। और इसी को अगर अपन 100 से माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो NaCl का परसेंटेज आ जाएगा, है ना, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है NaHCO3 और NaCl। तो 100, है ना, 100 माइनस, अगर आप परसेंटेज ऑफ NaHCO3 जो ऊपर से आया 100 में से उसको घटा दोगे तो ये परसेंटेज ऑफ NaCl आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो हमने लिख लिया कि क्या चीज हमको निकालनी है। अब एक एक करके हम टर्म्स पे फोकस करते हैं। पहला हमें निकालना है वेट ऑफ NaHCO3 कितना था। ठीक है, तो वेट ऑफ NaHCO3 हमने कितना माना है, x ग्राम, है ना। तो x ग्राम, x की हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। और वेट ऑफ मिक्सचर, वेट ऑफ मिक्सचर कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम। तो इस वैल्यू को तो आप यहीं पे लिख लो 4 ग्राम। ठीक है, ये 4 ग्राम दिया हुआ है, ये हमें x किसी तरह से निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ NaHCO3 कितना है हमारे लिए, x ग्राम। ठीक है, तो अब x निकालने पे फोकस करते हैं। तो NaHCO3 का वेट, अब ये कैसे निकालें, उसके लिए रिएक्शन देखो। रिएक्शन में आपको CO2 का वेट दिया हुआ है। अगेन एक रिएक्शन में एक रिएजेंट की क्वांटिटी पूछी हुई है और दूसरे की दी हुई है ना, कैसे निकलेगा, स्टोइशियोमेट्री से। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ अगले पेज पे x की कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहे हैं कि x की वैल्यू कैसे निकालें। उसके लिए स्टोइशियोमेट्री हम लगाएंगे। तो स्टोइशियोमेट्री में वही क्या, सबके फ्रैक्शंस बराबर होते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, फ्रैक्शन ऑफ CO2 बराबर फ्रैक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फ्रैक्शन ऑफ CO2 मतलब मोल्स ऑफ CO2 और उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। एक चीज तो ये, अब फ्रैक्शन में हमने लिख लिया, फ्रैक्शन को हमने मोल्स और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिख लिया। अब देखो हमें वेट निकालना है x, तो मोल्स को हमें लिखना पड़ेगा मास x ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो NaHCO3 का मोलर मास आएगा सॉल्व होके 84 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। तो CO2 का भी मास दिया है 0.66, 0.66 मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 44 होता है CO2 का, उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को। तो बैलेंस करो, तो जब रिएक्शन को बैलेंस करोगे, एक सोडियम दो सोडियम, तो यहाँ पे 2 कर दो, सोडियम बैलेंस हो गया। दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है। दो कार्बन, एक एक, दो कार्बन, कार्बन बैलेंस है। 6 ऑक्सीजन, 3 4 और 2 6, 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है। रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिल चुके हैं। वैल्यूज डाल देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, कार्बन डाइऑक्साइड का 1, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो बस अब ये वैल्यूज, अब ये सॉल्व कर लो यहाँ से। इस इक्वेशन में एक ही अननोन बचा x, तो ये x की वैल्यू आ गई सॉल्व होके। इस x को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। तो बस हमारा परसेंटेज NaHCO3 आ जाएगा। ठीक है, और उसी को 100 से माइनस कर देंगे तो परसेंटेज NaCl आ जाएगा। तो अब मैं कैलकुलेशन कर ही देता हूँ पूरा। ठीक है, तो जिसका गलत कैलकुलेशन जा रहा था वो गलती पकड़ लेना। तो बस अब देखो x की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वही वाला 2 है जो तुम कह रहे थे ना चंद्रभान। हाँ सर, वो बैलेंस नहीं किया था मैंने इसलिए। हाँ, तो 0.66/44, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया। ये 84 नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर आ जाएगा 84। ये आ गई x की वैल्यू। तो बस परसेंटेज ऑफ NaHCO3 में आप x की वैल्यू डाल दो, है ना। तो परसेंटेज NaHCO3 हो जाएगा हमारा x, x मत x बाय 4 इंटू 100, है ना। x की ये जो वैल्यू यहाँ पे आई थी, इसको इसको यहाँ पे डाल देना। तो इसको जो भी हम सॉल्व करेंगे इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह से क्वेश्चन करना था, ठीक है। देखो क्वेश्चन सारे सिंपल ही होते हैं, बस एक तरीका हमको अडॉप्ट करना है सबको, उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन को उल्टा चालू किया करो, ठीक है। मेरे अप्रोच को ध्यान से देखा करो, मैं कैसे करता हूँ। मैं हमेशा उल्टा चालू करता हूँ क्वेश्चन को। जो पूछा गया है पहले उस पर फोकस करो। परसेंटेज कंपोजिशन पूछा गया है ना, तो पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला अपन ने लिख लिया। अब उसमें अपन ने देख लिया कि भाई फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज अपन को रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी दी है वो वैल्यू अपन ने इंसर्ट कर दी। फिर कौन सी रिक्वायर्ड है सीधे उस पर फोकस ले आए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू रिक्वायर्ड थी तो वो हमने यहाँ से निकाल ली फिर, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सारे सिंपल ही होते हैं, बस हमें फ्लो में करना है क्वेश्चन को। और सजेस्टेड हमेशा ये रहता है कि क्वेश्चन उल्टा चालू करो। जो निकालना है पहले उस पर फोकस करो, जो गिवन है पहले उस पर फोकस नहीं करो, जो निकालना है डायरेक्ट पहले उस पर फोकस करो और उल्टे डायरेक्शन में चलते जाओ। तो इसका नोट कर लो सोल्यूशन को। परसेंटेज NaHCO3 आ जाएगा, उसको 100 से माइनस करना, परसेंटेज NaCl आ जाएगा। इसको भी नोट कर लो। तो अभी हम थोड़े टफ टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है when 1.25 gram of a sample when a sample of chalk is strongly heated 0.44 gram CO2 is produced. Determine percentage of pure CaCO3 in the chalk sample, है ना। ये क्वेश्चन है। तो CaCO3 को जब हीट करते हैं तो उससे क्या बनता है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो इससे बनता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, है ना। ये भी बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, ये भी हम एस ब्लॉक में पढ़ेंगे और उस टाइम याद भी करेंगे इसे। अभी के लिए मान लो कि ये पता है हमें रिएक्शन। तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना क्वेश्चन को और आंसर निकालो।
आ रहा है क्या किसी का आंसर? ये सर ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं। इसमें पहली चीज तो ये बात समझना जरूरी है कि इसमें प्योरिटी की बात क्यों हो रही है ना, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए पहले। सर बताऊं? क्या आंसर बता रहे हो? यस सर। बताओ। 1/1.5 इंटू 100%। 1/1.5? हाँ सर। नहीं नहीं वन यार, ये पॉइंट टू फाइव 1.25। हाँ हाँ सही है, शाबाश। तो बाकी लोगों को आइडिया लग रहा है कैसे करना है? यस सर, आ गया। आ गया? 1/1.25 इंटू 100। यस सर। चलो ठीक है, जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो समझ लो, है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से समझते हैं पहले क्या कह रहा है। 1.25 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ चॉक इज स्ट्रांगली हीटेड, है ना। तो चॉक में कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये बात हमने 10वीं में पढ़ी है कि जो चॉक है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। अब ये आगे तो जब उस चॉक को हम जलाते हैं तो उससे CO2 गैस निकल रही है, उसका वजन दिया हुआ है। डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ प्योर CaCO3 इन द चॉक सैंपल। तो प्योर CaCO3 परसेंटेज CaCO3 का पूछ रहा है ना, चॉक सैंपल में। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो चौक होगी, ठीक है, उसमें मान लो कि CaCO3 तो होगा पूरे में, है ना, पूरे में CaCO3 होगा। लेकिन जो 100% प्योर चौक जो होती है उसमें पूरे में CaCO3 होगा। लेकिन ये क्या है, ये कुछ मिलावट वाली चौक होगी। ठीक है, तो अब मिलावट के कारण क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स की ऐसे मिलावट है इसमें। ठीक है, तो इस कारण ये चौक क्या हो गई, इम्प्योर हो गई। तो इम्प्योरिटी से क्या होगा कि जब हम इसको नीचे से जलाएंगे इस चौक को, है ना, नीचे से जब हम हीट करेंगे तो हीट करने से ये देखो केवल CaCO3 वाला पोर्शन ही रिएक्ट करता है ना। तो जितने जितने पोर्शन में CaCO3 होगा, येलो पोर्शन में, वो ब्रेक होते जाएगा और वो CO2 गैस रिलीज करते जाएगा, है ना। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो हीट करने से उनका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें CaCO3 कितना था। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्योर CaCO3 इन द सैंपल। तो ये तो हो गई पहले तो क्वेश्चन समझने वाली बात, है ना। तो परसेंटेज ऑफ CaCO3, इसका मतलब क्या है कि वेट ऑफ CaCO3, है ना। काको 3 कितना है चौक में, और चौक का टोटल वेट कितना है ना, है ना, वेट ऑफ चौक इंटू 100। ठीक है, यही परसेंटेज है जो हमें निकालना है। ठीक है, पहले तो हमको ये चीज समझ में आना चाहिए कि हमें, सॉरी, पहले तो हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि हमें ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। अब इसमें वैल्यूज डालना चालू करो। तो देखो अब इसमें कौन कौन से टर्म है, वेट ऑफ चॉक, चॉक का वेट हमें दिया हुआ है, टोटल वेट 1.25 ग्राम, है ना। तो ये वैल्यू हमें पता है 1.25 ग्राम। ठीक है, काको 3 का वेट अभी हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि दिया नहीं है ना। तो दिया क्या है हमें, क्वेश्चन में ध्यान देना, दिया क्या है हमें, 0.44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो CO2 किससे प्रोड्यूस हो रहा होगा, जब काको 3 बर्न हो रहा होगा, है ना। तो CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है उसकी हेल्प से हम काको 3 का वेट निकाल देंगे कि काको 3 का वेट कितना था, है ना। तो इसको निकालो यहाँ पे, वेट ऑफ काको 3, इस पे हम फोकस करते हैं, ये कैसे निकालेंगे हम। तो वही फ्रैक्शन ऑफ काको 3 इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो फ्रैक्शन ऑफ काको 3 मतलब मोल्स ऑफ काको 3 बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल्स ऑफ CO2 बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फ्रैक्शंस बराबर कर दिए। ठीक है, CO2 के मोल्स क्या हो जाएंगे, मास 0.44 जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम।
ठीक है। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता करने के लिए बैलेंस करो रिएक्शन को, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका भी 1 और काको3 का भी क्या 1। ठीक है, तो बस मोल्स ऑफ काको3 कितना हो गया, मोल्स ऑफ काको3 आ जाएगा हमारा सॉल्व होके 0.01, है ना। तो इसका मतलब इससे हम वेट निकाल लेंगे काको3 का, है ना। काको3 का मोल्स किसके बराबर होते हैं, मोल्स होता है मास बाय मोलर मास। तो मोल्स पता है 0.01, मोलर मास पता है 100, तो इससे वेट आ जाएगा काको3 का सॉल्व होके वेट आ जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, तो बस ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो हमारा परसेंटेज कितना जाएगा, परसेंटेज ऑफ काको3 आ जाएगा हमारा 1/1.25 इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो ये 80% आ जाएगा, 80%। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं, है ना। अब ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे देता हूँ, इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी और हम क्लास खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर of Kako3 and MgCO3 requires 2 gram of sulfuric acid H2SO4 for complete reaction. Determine the percentage composition of original mixture, है ना। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन भी लिखो। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट the amount of 80% pure NaOH sample required to react completely with 21.3 gram chlorine in hot condition। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें मैं तुमको रिएक्शंस बता देता हूँ, है ना, क्योंकि रिएक्शन पता नहीं होगी अभी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो रिएक्शन है, रिएक्शन नोट कर लेना ध्यान से। NaOH plus Cl2 gives NaCl plus NaClO3 plus H2O। इस क्वेश्चन के लिए रिएक्शन ये है, और पिछले क्वेश्चन के लिए जब तुम काको3 को H2SO4 से रिएक्ट कराओगे तो उससे बनेगा कासो4 प्लस CO2 प्लस H2O। और ऐसे ही सिमिलरली जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को H2SO4 से रिएक्ट कराओगे तो उससे बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस नोट कर लो, इनको अटेम्प्ट करना, फिर आंसर वगैरह निकाल लेना, फिर अपन मिलाएंगे आंसर अगली क्लास में। और कुछ होमवर्क होगा तो मैं वो ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय फ्रेंड्स, टिल देन। थैंक यू सर। वेलकम यार। थैंक यू सर।